नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबों के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ जिनका नाम है काबुली वाला और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि आप लोगों ने इस कहानी को किस कक्षा में पढ़ा था। तो यदि आपको याद है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना कुछ देर किए चलते हैं कहानी की ओर। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी पल भर भी बात किए बिना नहीं रह जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती, उस समय तक एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसके चलती हुई जुबान बंद कर देती है, किंतु मुझे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता है, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतनी में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबा, रामदयाल दर्बन कल काक को कौवा कहते थे। वह कुछ भी नहीं जानता है ना बाबा। विश्व की भाषाओं की विभिन्नताओं के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबा, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबा, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बक बक क्या करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह ना देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न पूछ बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? इसके प्रश्न का उत्तर देना किसी भंवर में फंसने के बराबर था, इसलिए मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, मिनी, तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही के चटके कहना आरंभ कर दिया, जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात के अंधेरे में बंदी गृह के ऊंचे झरोके से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली धीमी सी चाल से सड़क पार जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डालो, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चा निकल सकती है। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इसने कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। आखिर में उठकर जाते हुए अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ है गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भाव दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया।
वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह से देखती रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटने से लिपट गई। काबुली वाला ने उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे में किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली-जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दिया? अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद जब घर लौटा, देखता हूँ वह अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीली गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपटकर मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले ने तुझे अठन्नी ली, कैसे बता? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, अपने आप ही दे दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। पूछने पर मालूम हुआ कि इस दौरान काबुली वाला रोज आता रहता है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी की प्रचलित है। जैसी मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है काबुली? जिसका नाम रहमत था एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल का प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हम लोग कुछ नई पीढ़ी के होने के कारण इतनी सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सकते थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल भी विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपने जबरदस्त घूंसा तानकर कहा, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्राह्मण के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान करने लगता है। इस प्रकार किसी विदेशी की देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता, पर्वत, बिहार, वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखो तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में भी सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं।
किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे हुए हैं। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली-जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी का माँ बड़ा वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल नहीं कि उसे समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती थी। जब मैं उसे सख्त से परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता है कि यह बात बिल्कुल असंभव भी नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भी भय ही रहा गया, लेकिन केवल इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास के लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्रीगृहस हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखो तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ मिनी ओ काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वह पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर जाड़े का ही चर्चा है। ऐसी जाड़े पाले में खिड़की में भी सवेरे धूप की मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर से शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चे का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते हुए पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करो, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला आदमी कारागार के प्राचीरों के अंदर
कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी, वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबा को लिखने के कमरे में दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसका नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरे करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे सूर्योदय बड़ी सजधज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ता की संकड़ी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने टूटे फूटे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर सूर्य देव के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही मेरे हृदय के धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी आज विवाह करने जा रही है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं। उनकी टकटक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर जाओ की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना ही पहले जैसे लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसे दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते हैं उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब वह वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दाने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर ले आया था। उसकी पहले ही मैली कुचली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर चले गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना से उठी। मैं सोच रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा था। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादामी बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देना चाहा, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। तनिक रुक कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी ही मेवे हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर
छाती के पास से एक मैला कुचला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर की उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी की इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूच में सौदा बेचने के लिए आता है और तब तक वह कालिख चित्र मानो उसी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल हृदय में अमृत उड़ेलता रहता है। यह देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवे वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बेटी की निशान मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा की सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपकाया, उससे पहली जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा से उसकी कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह फेर लिया। मुझे इस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहली जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की संदिग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी बेटी के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद विवाह के हिसाब से मुझे उत्सव समारोह में 2-1 अंग छांटकर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो दोस्तों, कहानी आज यहीं समाप्त होती है। आप सब बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए हमें धन्यवाद और हमें आज्ञा दीजिए। मैं फिर से अगली वीडियो में आपके लिए एक कोई नई